परिवर्तन जिस कारण उसकी दूरी में क्या होता है, जिस कारण उसकी दूरी में जिस कारण उसकी दूरी में क्या होता है, उसकी दूरी में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जिस कारण उसकी दूरी में परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी किस पथ के सहारे सूर्य की परिक्रमा कर रही है? पृथ्वी अंडाकार पथ में, यानी पृथ्वी कौन से पथ में? पृथ्वी अंडाकार पथ में। यानी पथ कैसा है पृथ्वी का? यानी पृथ्वी अंडाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण उसकी दूरी में क्या आ जाता है? उसकी दूरी में परिवर्तन आ जाता है। किससे आ जाता है? यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी में क्या आ जाता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी में जो परिवर्तन आ जाता है, तो आप देखिए कि इसकी दूरी के संदर्भ में क्या परिवर्तन आता है। एक तो स्थिति बनती है हमारे पास में अपशोर की और एक स्थिति बनती है हमारे पास में उपशोर की स्थिति। यानी एक तो हमारे पास में स्थिति बनती है, एक स्थिति तो बनती है हमारे पास में कौन सी? सबसे अधिक दूरी की, कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, और एक स्थिति ऐसी बनती है कि पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा क्या होती है? नज़दीक होती है। एक तो हमारे पास में कौन सी स्थिति बनती है? एक स्थिति तो बनती है हमारे पास में अपशोर की स्थिति। कौन सी स्थिति बनती है? अपशोर की, एपीहेलाइन की। एक तो यह स्थिति बन जाती है, यानी एक स्थिति तो हमारे पास में अपशोर की बन जाती है। यानी हमारे पास में पहली स्थिति आती है अपशोर की, सूर्य के चारों ओर है, सूर्य के चारों ओर है यानी पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों ओर है। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी कितने जुलाई को? 4 जुलाई को 4 जुलाई को यानी कौन सी जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4 जुलाई की। देखिए, यानी एपीहेलाइन की मैं बात करूं, अपशोर की मैं बात करूं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से 4 जुलाई को
को सूर्य से कितने दूरी पर है? 15.20 करोड़ किलोमीटर या 9.45 करोड़ मील दूरी, यानी करोड़ मील दूर होती है। करोड़ मील देखिए, जो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास में बने, कौन सी स्थिति बनी हमारे पास में? अपसोर की स्थिति में सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, तो यह बात कब की है? अपसोर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। कितने जुलाई को बनती है? जो अपसोर की हमारे पास में स्थिति बनती है वो 4 जुलाई को बनती है। उस समय पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होती है। तो कितनी दूरी पर होती है? 15.20 करोड़ किलोमीटर अर्थात 9.45 किलोमीटर की दूरी पर होती है। दूसरी स्थिति जो हमारे पास में बन रही है वह स्थिति बन रही है अपसोर की। कौन सी स्थिति बन रही है? दूसरी स्थिति बन रही है हमारे पास में दूसरी स्थिति हमारे पास में अपसोर की बन रही है। कौन सी बन रही है? अपसोर की। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 3 जनवरी को 3 जनवरी को मील क्या होती है? दूर होती है। कितने मील दूर होती है? यानी 9.15 करोड़ मील दूर होती है। अब आप देखिए, एक स्थिति तो हमारे पास में कौन सी बनी? हमारे पास में एक स्थिति तो बन गई 3 जनवरी वाली, और दूसरी स्थिति बन गई हमारे पास में 4 जुलाई वाली। आंकड़े ये कहते हैं कि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर और 3 जनवरी को यानी सबसे नज़दीक और सबसे दूर क्या रहती है? पृथ्वी सूर्य से रहती है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से यह मेंशन करने जा रहे हैं कि अधिकतम दूरी पर जब पृथ्वी सूर्य से होती है तो उसको हम अपसोर की स्थिति कहते हैं। तो ये भी सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जिसकी हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी होती है ये भी एक प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है? एक प्रभावित करने वाले कारकों में
शामिल है। ठीक है ना। देखिए अधिकतम दूरी की बात करें हम आपसे और न्यूनतम दूरी की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम हम दोनों प्रकार की आपसे दूरियों की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। एक तो हम कौन सी दूरी पर आएंगे, एक तो हम अधिकतम दूरी पर आएंगे और एक हम न्यूनतम दूरी पर आएंगे। ठीक है ना। एक तो हम अधिकतम दूरी पर आएंगे और एक हम न्यूनतम दूरी पर आएंगे। अधिकतम दूरी और हम बात कर रहे हैं आपसे कौन सी दूरी की, न्यूनतम दूरी की। देखिए कि जहाँ पर मैंने अधिकतम दूरी दिखाई है तो वह कौन सा है, वह तो अपसोर की स्थिति बन रही है। कौन सी स्थिति बन रही है, तो यह तो हमारे पास में कौन सी स्थिति बनी, इधर की तरफ जो हमारी स्थिति बनी है, मैं उस स्थिति को कौन सी स्थिति के नाम से जानूंगा, मैं इस स्थिति को अपसोर की स्थिति के नाम से जानूंगा। यानी यह कौन सी स्थिति बन गई हमारी, यह स्थिति हमारे पास में अपसोर की स्थिति बनी है। ठीक है ना। इसको मैं अपसोर के नाम से संबोधित करूंगा। यह स्थिति अपसोर की है और इधर की ओर जो हमारी स्थिति बन रही है, यानी जहाँ पर हमारा क्या बना है, अपसोर बना है, तो इधर हमारा क्या बना है, इधर हमारा उपसोर बनेगा। क्या बनेगा, इधर हमारा उपसोर बनेगा, उपसोर। मैक्सिमम दूरी और हम मिनिमम दूरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो दूरी है ये तो है कितना है, 15.20 करोड़ किलोमीटर। देखिए और इधर है हमारे पास में 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना। यानी हम बात करते हैं पृथ्वी का घूर्णन की। पृथ्वी के घूर्णन की, यह है पृथ्वी और यह है पृथ्वी। ठीक है जी। यानी इधर भी हमारे पास में पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, यह है पृथ्वी का घूर्णन है, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। अर्थात मैक्सिमम दूरी पर जो स्थान है, मैक्सिमम दूरी पर जो स्थान है वह अपसोर का स्थान है। तो अपसोर की स्थिति हमारे पास में 4 जुलाई को बन रही है और जो उपसोर की स्थिति है अर्थात सबसे नज़दीक की स्थिति हमारे पास में कितने जनवरी को बन रही है, वह स्थिति हमारे पास में 3 जनवरी को बन रही है। कितने जनवरी को बन रही है, वह हमारे पास में कितने जनवरी को बनी,
वह 3 जनवरी को बनी है। यह हमारे पास में क्या है, यह सूर्य है। देखिए सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। सूर्य से अधिकतम दूरी पर और सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं कि 4 जुलाई की अपेक्षा यानी 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा यानी दूरी का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो हम बात करें कि 3 जनवरी को क्या 3 जनवरी को चार जुलाई की अपेक्षा 3 जनवरी को 4, भाई दूरी का प्रभाव है, कम दूरी होगी तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा और लंबी दूरी होगी तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा। 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा सूर्यातप 6.6% है, 6.6% है। अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि 3 जनवरी को सूर्य निकटतम स्थिति पर होता है और 4 जुलाई को सूर्य हमारे से अधिकतम स्थिति पर होता है। इस कारण से अधिकतम और जो ये न्यूनतम का प्रभाव है, जितने नज़दीक सूर्य हमारे से होगा उतना ही सूर्यातप की मात्रा क्या होगी, उतने ही सूर्यातप की मात्रा हमारे पास में अधिक प्राप्त होगी। इस कारण से 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा सूर्यतप कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी को 6.6% अधिक प्राप्त हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। जो हमारे पास में अगला फैक्ट आता है सोलर कांस्टेंट यानी सूर्यधब्बे, यानी सूर्यातप को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हम उनकी आपसे बात करते हैं कि वह सूर्यधब्बे होते हैं, वह सूर्यधब्बे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं किसको, यानी सूर्यधब्बे सूर्यातप को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। हम यह बात कर रहे हैं आपसे कि जो सौर कलंक जिसको आप बोलते हो, जो सूर्यधब्बे हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, मैं उस स्थिति की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी चौथा जो हमारे पास में बिंदु आ रहा है वो है सौर कलंक। मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, सौर कलंक की। सोलर है, मैं सोलर कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। सोलर कांस्टेंट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सौर कलंक किस प्रकार से सूर्यातप की मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी सूर्यातप की इफेक्ट है, सूर्यातप की या सूर्य की
बाहरी सतह यानी सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर में, फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को, सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को, गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को यानी कौन सा एरिया है वो डार्क कूल एरिया को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। यानी जो सौर कलंक होते हैं ना, सौर कलंक चारों ओर से क्रोमोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग में सूर्य के जो आंतरिक भाग है, उस सूर्य के आंतरिक भाग में सामयिक विक्षोभ होने से क्या होने से, सामयिक विक्षोभ होने से यानी स्फीयर फोटोस्फीयर में सौर कलंकों का निर्माण होता है। यानी ये जो सौर कलंक, देखिए आप, सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र होते हैं। सूर्य की जो बाहरी सतह होती है ना, ये सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नाम से भी हम जानते हैं जिस सतह को,
इसमें गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को डार्क कूल एरिया होता है, यानी डार्क कूल एरिया होता है। गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? उस डार्क कूल एरिया को सौर कलंक। सौर कलंक चारों ओर से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। कल हम बात कर रहे थे ना, यानी कोर की बात कर रहे थे, फोटोस्फीयर की बात कर रहे थे, क्रोमोस्फीयर की बात कर रहे थे, और हम कोरोना की बात कर रहे थे आपसे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि सौर कलंक चारों ओर से क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। किससे घिरा हुआ होता है? क्रोमोस्फीयर से घिरा हुआ होता है। सूर्य का जो आंतरिक भाग में सामयिक विक्षोभ होते हैं, सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है ना, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो विक्षोभ होने से सूर्य की सतह का मतलब बात कर रहे हैं हम कौन से? यानी कोर के नीचे वाला, यानी फोटोस्फीयर की बात, जिसको प्रकाशक मंडल भी कहते हैं। तो यानी फोटोस्फीयर में सौर कलंकों का क्या हो जाता है? सौर कलंकों का निर्माण हो जाता है। यानी जो सौर कलंक होता है ना, हम बात करें, जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक के केंद्र में एक काला धब्बा होता है। सौर कलंक के केंद्र में क्या होता है? सौर कलंक के केंद्र में क्या होता है? सौर कलंक में एक काला केंद्र, यानी प्रत्येक सौर कलंक के केंद्र में, यानी प्रत्येक सौर कलंक में मैं ऐसा लिख दूं कि प्रत्येक सौर कलंक में काला केंद्र होता है, यानी प्रत्येक सौर कलंक में काला केंद्र होता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्रत्येक जो सौर कलंक होता है उसमें काला केंद्र होता है, उस काले केंद्र को क्या कहते हैं? अम्ब्रा। वह काला केंद्र अम्ब्रा कहलाता है। उस काले केंद्र को, यानी प्रत्येक सौर कलंक होता है ना, उसमें एक काला केंद्र होता है। उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और उसी काले केंद्र को ही, वह जो काला केंद्र होता है, उस काले केंद्र को ही हम किस नाम से जानते हैं? हम अम्ब्रा के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है? अम्ब्रा कहलाता है। अर्थात इस अम्ब्रा के चारों ओर, ये जो अम्ब्रा होता है ना, इस अम्ब्रा की बात कर रहा हूँ, यानी इस अम्ब्रा के चारों ओर क्या होता है? एक प्रदेश होता है, एक हल्के रंग का, यानी अम्ब्रा के चारों ओर, अम्ब्रा के चारों ओर एक हल्के रंग का, प्रदेश होता है। क्या होता है? एक हल्के रंग का प्रदेश होता है, जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस हल्के रंग के प्रदेश को क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा कहते हैं। वह हल्के रंग का प्रदेश क्या कहलाता है? पेनुम्ब्रा कहते हैं। हल्का रंग का प्रदेश, यानी प्रत्येक सौर कलंक में काला केंद्र होता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। यानी प्रत्येक सौर कलंक में काला केंद्र होता है, जिसे अम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रा के चारों ओर एक हल्के रंग का प्रदेश होता है, यानी जो अम्ब्रा होता है, उस अम्ब्रा के चारों ओर एक हल्के रंग का प्रदेश होता है। उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? उस प्रदेश को हम
प्रेनुम्रा के नाम से जानते हैं। यानी सर्वप्रथम ऐसा हमारे को जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसे जानकारी प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम सौर कलंकों की जो पहचान है ना, यानी सौर कलंकों की पहचान, कलंकों की पहचान, यानी सर्वप्रथम जो सौर कलंकों की पहचान, सौर कलंकों की पहचान सर्वप्रथम किसने गैलीलियो ने, यानी सौर कलंकों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? गैलीलियो ने, गैलीलियो ने की थी। यानी सौर कलंकों की सबसे पहले पहचान है ना, वो किसने की थी? सौर कलंकों की पहचान सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। ऐसा हमारे को जानकारी प्राप्त होती है कि कोई सोलर कांस्टेंट होते हैं क्या, इनकी पहचान जो सबसे पहले करने वाले थे वह करने वाले कौन थे? उनकी यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह थे हमारे पास में कौन? गैलीलियो महोदय। उन्होंने सर्वप्रथम इनकी पहचान की थी। यानी ये जो सौर कलंक है ना, इन सौर कलंकों में परिवर्तन होता रहता है, वार्षिक परिवर्तन होता रहता है। जो सौर कलंक हैं इन परिवर्तनों में, यानी जो एनुअल परिवर्तन है, जो वार्षिक, यानी जो हमारे पास में, यानी जो वार्षिक परिवर्तन है वह वार्षिक परिवर्तन इन सौर कलंकों में होता रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम आपसे मिलते हैं इस टॉपिक को उष्मा बजट के साथ, हीट बजट के साथ आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए विराम।